जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और ये पॉलिटी का दूसरा वीडियो है। यहाँ पे हम लोग पॉलिटी सीख रहे हैं। हमारे साथ में हमारी ऑफलाइन क्लास है। बैठो ना तुम लोग, आवाज़ कर दिया करो बीच बीच में इसे लगे कि हाँ यहाँ जिंदा लोग बैठे हुए हैं या सो नहीं गए इनके जैसे, ठीक है। और ऑनलाइन वाले अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, ठीक है। पॉलिटी की कल की क्लास कैसी रही? कुछ समझ में आया था? क्या समझ में आया था? समझाया तो कुछ था ही नहीं उसमें। पहली क्लास में मैंने कुछ समझाया था, उसमें कुछ नहीं समझाया था, केवल इतना बताया था कि पॉलिटी में क्या क्या तुमको पढ़ने को मिलेगा। और थोड़ा एक शब्द बार बार यूज में आता है, इसे कहते हैं राज्य। तो मैंने वहां राज्य को एक्सप्लेन कर दिया था कि राज्य होने के लिए मिनिमम कितने तत्व चाहिए? 4 तत्व होने चाहिए। क्या? भूमि होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, और उसके पास अपने डिसीजन मेकिंग की पावर भी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? संप्रभुता, सोवर्निटी। ठीक है, तो ये 4 तत्व होने चाहिए और राज्य अपने आप में हो जाएगा। जो एक्चुअल में राज्य हम लोग जानते हैं उसे हम लोग पॉलिटी में, जब तक पॉलिटी पढ़ेंगे तब तक हम उसे प्रांत के तौर पे संबोधित करेंगे। तो ये शब्द ध्यान रखना। तो कल मैंने बताया था तुमको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। मैंने बताया था पॉलिटी को तुमको 3 चरण में पढ़ाएंगे। कितने चरण में? कौन कौन से? सबसे पहले तो संविधान पढ़ाएंगे, दूसरे नंबर पे शासन के अंग, कि शासन में तुमको शासन में कितने अंग होते हैं, कौन कौन से शासन में अंगों का इस्तेमाल होता है, किया क्या जाता है, क्या तुम करते हो इस्तेमाल क्या क्या शासन में इस्तेमाल होने वाले हैं। और तीसरा मैंने क्या बताया था? कुछ संस्थाएं थी, संस्थाओं के बारे में बताया था कि संविधान में इस्तेमाल होने वाली या संविधान में दी गई प्रदत्त संस्थाएं या संविधान के माध्यम से बनाई गई अन्य संस्थाएं जो संवैधानिक विधि के अनुसार बनाई गई हैं, वो संस्थाएं। 3 चरणों में मैंने तुमको बताया था कि पूरा तुमको पॉलिटी हम पढ़ाएंगे। तो तुम लोग दिमाग से ये बिल्कुल निकाल देना कि तुमको केवल संविधान सीखने को मिलेगा। जी नहीं, संविधान उसका एक हिस्सा है पॉलिटी में, बाकी 2 हिस्से और भी हैं। पहले संविधान सीखोगे, उसके बाद में और 2 हिस्से भी सीखोगे, तब जाके तुम्हारी पूरी पॉलिटी कवर होगी। इतनी बात समझ में आई? अब मैंने बताया था आज तुम्हारा स्टार्ट क्या होगा पॉलिटी में? संविधान। क्या स्टार्ट होगा? संविधान। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलो। मैंने तुमको बताया था संविधान को पढ़ाने के क्रम में भी तुमको बताया था कि क्या क्या अलग अलग करके तुमको पढ़ाएंगे। सबसे पहले मैंने तुमको क्या बताया था कि संविधान होता क्या है और क्यों होता है। तो आज सबसे पहले हम चर्चा इसी बात पे करेंगे। देखो, मैं तुमको डायरेक्ट संविधान नहीं बताऊंगा, ऐसा मैंने तुमको पहले ही बताया है। संविधान पढ़ने के क्रम में संविधान सबसे लास्ट में पढ़ोगे, मतलब उसके जो प्रावधान है वो सबसे लास्ट में पढ़ोगे। उससे पहले इतना तुम पढ़ चुके होगे कि जब तुम संविधान में एंट्री करोगे, उसका पहला पेज खोलोगे, तब तक तुमको आधा संविधान आता होगा। अनुच्छेद नहीं रटे होंगे तब तक तुम्हें, लेकिन उस अनुच्छेदों के अंदर क्या क्या तुम्हें मिलने वाला है, उस किताब के अंदर तुम्हें होगा क्या, क्या पढ़ने को मिलेगा, वो सब लगभग यानी कह सकते हैं आधा तुमको तो आता ही होगा। 50% तो तुम्हें पहले से आता होगा। ठीक है, उस संविधान की किताब का पहला पेज खोलने से पहले तुम 50% संविधान के बारे में जानते होगे, लेकिन अनुच्छेद नहीं रटे होंगे। जब हम संविधान पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, संविधान का पहला पेज ऑन करेंगे या पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब से तुम संविधान के अनुच्छेदों को भी रट लोगे। रट लोगे का मतलब समझते हो? तुम्हें घर पे जाने के रटने की आवश्यकता नहीं होगी। मैंने कहा यही करा देंगे, तुम्हें दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम याद करा देंगे और तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं लगने देंगे कि तुमने कभी इसको याद किया है। और कैसे इतने सारे अनुच्छेद तुमको याद हो गए। अभी तुम्हें लगता है यार इतने सारे अनुच्छेद कैसे याद हो सकते हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब याद हो गए। सब भगवान की कृपा से होगा, है ना? तो बाबा रहमानी पे भरोसा है नहीं? सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे कि संविधान आखिर है क्या। यही तो पहला सवाल था कि संविधान क्या है। कौन बताएगा संविधान क्या है? तुम में से कोई बता सकता है संविधान क्या है? थोड़ा सा तो बताओ, इतू सा बता दो, इतना हो जाए इतना ही बता दो। कौन बताए? सरकारी कानून व्यवस्था को बनाए रखने, सरकारी कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं। इसमें संविधान क्या है? संविधान का बहुत अधिकार है। इधर वो क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं वो बोल दो। तुम्हारे आज तुमको पूरी छूट है, तुम जो बोलना चाहो बोल दो। बताओ संविधान क्या है? देश को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए, मतलब देश को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए मतलब क्या? मतलब कुछ तो है। वही आगे का पॉइंट नहीं है। हम तुम्हें सीधे शब्दों में बताएं संविधान क्या है।
संविधान एक नथिंग मोर देन दैट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। संविधान क्या है? एक किताब है। काहे की? कानून की। काहे की किताब? कानून की। संविधान काहे की किताब है? तो हम यहाँ पे ऐसा लिख दें शॉर्टकट में, तुम समझ जाओगे। संविधान क्या है? एक कानून की किताब है। फिर तुम्हारे दिमाग में एक सवाल तो आता होगा कि सर आईपीसी भी तो एक कानून था जो अब नहीं है, अब उसकी जगह पे बीएनएस है 2023 से। ध्यान रखना कब बदला, आईपीसी बीएनएस में कब बदला? 2023 में। सीआरपीसी भी तो एक कानून था, अब वो बीएनएसएस हो गया है। ठीक है, पहला वाला बीएनएस है, दूसरे वाले में बीएनएस है, बीएनएसएस। तो सीआरपीसी को बीएनएसएस बना दिया गया है। ऐसे और से कानून हैं, जैसे पॉक्सो एक कानून है, डाउरी के लिए एक कानून है, दहेज प्रथा के लिए एक अलग से कानून है, नहीं है? ये सारे भी तो कानून हैं। तो इसमें और उसमें अंतर कुछ है या नहीं है? और अगर है तो क्या है? क्या संविधान भी बाकी उन किताबों का जैसा है, जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी है, इनके जैसे ही है? सोचो, तो नहीं है। एक जैसे तो नहीं, कुछ तो डिफरेंस है। नहीं तो इसको इतनी वैल्यू क्यों देते? हर एग्जाम में ये क्यों पूछा जाता, फिर वो क्यों नहीं पूछा जाता हर एग्जाम में? कुछ सिलेक्टेड एग्जाम में ही क्यों वो पूछा जाता, सब में क्यों नहीं पूछा जाता? इसकी इतनी वैल्यू क्यों है? देश भर में हमको इसकी इतनी चर्चाएं सुनने को मिलती हैं, यही इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों नहीं? तो इसको बस इतना सा समझो कि जैसे बाप और बेटे का रिश्ता होता है, वैसे ही संविधान और बाकी कानूनों का रिश्ता है। ठीक है, संविधान भी एक कानून है। जैसे कहते हैं बाप और बेटा, मैंने दो शब्द इस्तेमाल किए, बाप भी एक पुरुष है और बेटा भी एक पुरुष है, पर इन दोनों में एक लेवल का डिफरेंस है। ठीक है, वही डिफरेंस है संविधान में और बाकी अन्य कानूनों में। ठीक है, तो इसको कानून कहेंगे, लेकिन ये कैसा कानून है? सर्वोच्च कानून है। कैसा है? सर्वोच्च कानून। हाँ, तो संविधान हमारा सुप्रीम लॉ है। बालक हिला रहे हो तुम कैमरा, ठीक है? यहाँ सामने ला के तुमको क्या करेंगे, इस पर स्टूल पे मुर्गा बनवाएंगे, इसमें तुम आओ, नीचे से आओगे नहीं। ठीक है, तो संविधान जो मेरा है वो क्या है? सर्वोच्च। हाँ, वो कानून है, लेकिन वो सभी कानूनों से ऊपर का कानून है। बात समझ में आई? इस कानून में क्या मिलेगा तुम्हें? देश को चलाने के लिए, उस पर शासन करने के लिए विधि लिखी होगी, उस पर शासन करने का तरीका लिखा होगा। किसमें? हमारे इस संविधान में। संविधान की इस किताब में देश पर शासन करने का कानून लिखा होगा। ठीक है, तो किसी भी शासन को वैधता कौन प्रदान करता है? अगर तुमसे पूछा जाए किसी भी शासन को वैधता किससे प्राप्त होती है? संविधान से। तब तक जब तक वो शासन संविधान के अनुसार चले। जैसे मोदी जी जब तक चाहें शासन कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो संविधान के अनुसार चल रहे हैं तभी तक। अगर वो संविधान के हिसाब से शासन ना करें तो उनकी वैधता अपने आप ही खत्म हो जाएगी। बात समझ रहे मेरी? जब तक वे संवैधानिक नियमों का पालन करेंगे तभी तक वो क्या है? प्रधानमंत्री बनकर के देश पे शासन कर सकते हैं। ऐसे ही अन्य राज्यों के साथ भी है। कोई भी राज्य तभी तक शासन कर सकता है जब तक वो संविधान के नियमों के हिसाब से चल रहा है, तभी तक। तो किसी भी शासन को वैधता कौन प्रदान करता है? संविधान प्रदान करता है। जितने बाकी के कानून हैं वो बनेंगे भी किसके आधार पे? संविधान में लिखे गए नियमों के आधार पे ही बनेंगे। जैसे संविधान में कहा गया है कि किसी भी स्थिति में व्यक्तियों के मूल अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। कुछ छीने जाते हैं आपातकाल की स्थिति में, वो तब पढ़ाएंगे तुम्हें जब भाग 3 पढ़ाएंगे। पर अभी मान के चलो कि किसी भी स्थिति में तुम्हारे मूल अधिकार तुमसे छीने नहीं जा सकते। ये बात हमारे संविधान में लिखी है, ना कि दूसरे किसी कानून में। संविधान में लिखा है। अब अगर कोई कानून बनाना हो और उसमें कोई ऐसा प्रावधान जोड़ दिया जाए जिससे तुम्हारा मूल अधिकार छीना जा सके, तो वो कानून अपने आप में ही निरस्त हो जाएगा, क्योंकि वह संविधान में लिखे गए नियमों के अनुसार नहीं बना है। तो कोई भी कानून तभी बनेगा जब वो संविधान में लिखे गए नियमों का पालन करेगा। अगर उसका पालन नहीं करेगा तो कानून अपने आप
मतलब बेटा जो आएगा वो बाप के थ्रू ही आएगा। अगर बाप नहीं होगा या बाप के नियमों का पालन नहीं करेगा या बाप नहीं चाहेगा, बाप मतलब संविधान, संविधान नहीं चाहेगा, नहीं कब चाहेगा, जब उसमें लिखा ही नहीं होगा, तो उस आधार पे वो कानून लागू नहीं हो सकता, बन ही नहीं सकता। बात समझे नहीं समझे? तो एक प्रक्रिया फॉलो करनी होगी। वो कानून बनेगा कैसे, वो प्रक्रिया भी कहाँ लिखी है, हमारे संविधान में लिखी है। तो हम कह सकते हैं संविधान एक किताब है। किस चीज की किताब है? एक कानून की किताब है। और बाकी कानूनों से कैसे अलग है? क्योंकि ये सबसे बड़ा कानून है, इसलिए हम इसको देश का सर्वोच्च कानून कहते हैं, सुप्रीम लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? तो संविधान पहली बात तो कुछ और है नहीं, संविधान भी एक कानून की किताब है। बात समझ में आई? तो संविधान क्या है, इतना समझ में आया। अब सवाल उठता है कि क्यों है संविधान, है क्यों, आखिर क्यों संविधान की आवश्यकता हमें पड़ी, क्यों? इसके बारे में कोई अपनी क्या राय रखना चाहता है? बालक, आखिर संविधान क्यों है, क्या कारण पड़ा कि संविधान को बनाने की आवश्यकता पड़ी हमारे देश में? कोई नहीं बताएगा? हम बताते हैं। तुम लोग सोच रहे होगे इतना ही पता होता तो काहे पढ़ रहे होते, आता होगा ना दिमाग में। कानून और सरकार को व्यवस्थित रखने के लिए, वो तो बता दिया कि क्या है उसके लिए, चलो ठीक है, तुम्हारा ये तर्क भी सही है कि सरकार को व्यवस्थित रखने के लिए, ये ठीक भी है एक हिसाब से। हम बताते हैं क्यों बना, इसके लिए एक प्रोसेस। बिटिया क्या कर रही हो तुम? चलो कोई बात नहीं। तो देश को व्यवस्थित रखने के लिए उन्होंने कहा कि एक कानून व्यवस्था की आवश्यकता थी, इसलिए हमने संविधान को बनाया। क्या इससे पहले हमारा देश व्यवस्थित नहीं था? तो ये सब जानने के लिए हमें इसके पीछे का थोड़ा सा इतिहास भी जानना पड़ेगा, ठीक है? तो हम बात करते हैं जहां से संविधान के बनने की मांग शुरू हुई है और उस मांग के पीछे का कारण क्या था, वो सब जानने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास उसका जानना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं 1885। पता है 1885 में क्या हुआ था? 1885 में बनी थी देश में एक पार्टी जिसका नाम है कांग्रेस। तो कांग्रेस जब भी राहुल गांधी वाली जो है, तो कांग्रेस 1885 में बनी। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, उन्होंने ही इस पार्टी की स्थापना की थी। भारतीय तो नहीं थे, बाहर के थे। तो उन्होंने देश में एक पार्टी की स्थापना की, इसका नाम था कांग्रेस। किस सन में स्थापना की थी? 1885 में। हुआ क्या, इस कांग्रेस में जितने भी नेता थे वो सब कहाँ के थे? भारत के थे। पर इन भारत के नेताओं में सिर्फ नेतागिरी ही थी। जैसे अभी गली नेता होता ना, हर गली में एक नेता, युवा नेता, हर गली में एक युवा नेता होता है। ये सब अपने आप में नेता हैं। हाँ, ऑनलाइन नेता भी हैं। वो सब अध्यक्ष हैं, कहीं इस ऐप से अध्यक्षता ले रहे हैं, कहीं उस ऐप से, कहीं किसी से, कहीं किसी से, और सब अपना अपना अध्यक्षता का कार्ड स्टोरी पे लगा रहे हैं। सब नेता हैं, कोई किसी का अध्यक्ष है, कोई किसी का अध्यक्ष है, कोई भेड़ बकरियों का अध्यक्ष है, कोई कुत्तों का अध्यक्ष है, कोई किसी का अध्यक्ष है, कोई किसी का अध्यक्ष है। सब अपने आप में क्या है? नेता है। ये स्थिति जो आज के समय के युवा नेताओं की है, वही स्थिति उस समय कुछ हमारे कांग्रेस के नेताओं की उस समय थी। देखो यहाँ पे कुछ उनको इंसल्ट करने के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं कि इनसे कंपेयर करो, मतलब हम स्थिति समझाने का प्रयास करें कि आज से रिलेट कर सको, है ना। हालांकि उनके लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट है, अच्छी खासी रिस्पेक्ट है। आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि कितनी रिस्पेक्ट है, पर अभी तुमको रिलेट करने के लिए हम बता रहे हैं कि जो स्थिति अभी है, क्योंकि नेता होने के लिए कम से कम उसके पास थोड़ी पावर तो होनी चाहिए कि वो अपना नेतृत्व दिखा तो सके, जमीनी स्तर पे वो जो इम्प्लीमेंट लाना चाहता है वो ला तो सके। ऐसा ही स्थिति उनके सामने थी कांग्रेस के उस समय के नेताओं के पास, कि वो कांग्रेस की तरफ से नेता तो थे, पर वो जमीन पे जो सुधार करना चाहते थे, जमीनी स्तर पे लाना चाहते थे परिवर्तन, वो ला नहीं पाते थे, क्योंकि उनके पास पावर तो थी ही नहीं। इसलिए वो मांग करते थे कि हमें क्या चाहिए, हमें भी पावर दो। किससे? अंग्रेजों से, क्योंकि उस समय आधिपत्य किसने कर रखा था? अंग्रेजों ने। तो हम लोग अंग्रेजों से मांग कर रहे थे कि हमको क्या दो? पावर दो। और पावर के तौर पे हम उनसे सब कुछ नहीं मांग रहे थे कि हमको सब पावर दे दो, हम उनसे सिर्फ छोटी सी मांग कर रहे थे कि हमको स्थायी स्वायत्तता दे दो। क्या दे दो? तो कांग्रेस की मांग क्या थी पता है? स्थायी स्वायत्तता। स्थायी स्वायत्तता, पता है स्थायी स्वायत्तता क्या होती है?
नहीं पता? हम बताते हैं। देखो, देश में दो प्रकार के कानून थे उस समय भी, अभी भी। तो कानून को अगर हम लोग डिफाइन करें तो दो प्रकार के कानून, एक होते हैं हस्तांतरित कानून और एक होते हैं आरक्षित कानून। दो प्रकार के कानून होते हैं, एक होते हैं हस्तांतरित कानून और एक प्रकार के आरक्षित कानून। हस्तांतरित कानून में वो आते हैं, जैसे हो गया शिक्षा, जैसे हो गया चिकित्सा, जैसे हो गया विकास। ये सब किस में आते हैं? हस्तांतरित कानून में आते हैं। लेकिन आरक्षित कानून में पता है क्या आते हैं? जैसे हो गया पुलिस, पुलिस जानते हो? राजस्व, राजस्व जानते हो? टैक्स जिसे कहते हो, टैक्स। प्रशासन, जो शासन की पावर होती है। न्याय, ये सब किस में आता है? आरक्षित कानून में आता है। दोनों में एक चीज का डिफरेंस दिख रहा है। देखो, इधर क्या है, जिसमें सब में इन्वेस्टमेंट होना है, इसमें कोई पावर नहीं तुम्हारी। शिक्षा का अगर तुम्हारे पास पावर दी गई कि चलो ठीक है, शिक्षा के लिए कानून तुम बना सकते हो, शिक्षा में जो सुधार लाना चाहते हो तुम ले आओ, तो ऐसे में क्या होगा? तुम्हें घर से पैसा लगाना पड़ेगा। कोई पावर आई तुम्हारे हाथ में? सिर्फ इतनी पावर है कि तुम कुछ बदलाव ला सकते हो, पर इन्वेस्टमेंट तो तुम्हें खर्च ही करना पड़ेगा। चिकित्सा, तुम चिकित्सा में सुधार करना चाहते हो लोगों को अच्छा उपचार मिले, अच्छे डॉक्टर मिले, अच्छा हॉस्पिटल मिले, उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा। विकास करना पड़ेगा, तुम्हें सड़कें बनानी है, उसके लिए पैसा तुम्हें लगाना पड़ेगा। तो जब भारतीयों ने मांग रखी तो आगे चल करके, अभी दिया नहीं इन्होंने, 85 कानून बना, अभी दिया नहीं, 85 में जब कांग्रेस बनी तब नहीं दिया, आगे चल के मांग स्वीकार करते हैं, तब वो लोग भारतीयों को सिर्फ हस्तांतरित कानून देते हैं। जो भारतीय नेता होते हैं उनको क्या देते हैं? इतनी पावर किसको देते हैं? ये भारतीय नेताओं को। कहते ठीक है, तुमको भी हम पावर दे रहे हैं, तुमको जो शिक्षा में परिवर्तन करना है कर लो, जो तुमको चिकित्सा में परिवर्तन करना है कर लो, जो विकास करना है कर लो, लेकिन टैक्स हम कलेक्ट करेंगे। अंग्रेजों ने ये आरक्षित कानून किसके पास रखे? अपने पास, कि ये आरक्षित है, ये रिजर्व हैं, ये हमारे पास रिजर्व रहेंगे। पुलिस प्रशासन हमारे पास रहेगी, कुछ भी गड़बड़ करोगे तो पिटाई भी हम ही करेंगे। तुम पे कोई डिसीजन लेना होगा तो न्याय व्यवस्था भी हमारे पास है। मतलब एक्चुअल में जो पावर थी वो सब किसके पास रखी? अपने पास रखी अंग्रेजों ने। और भारतीय नेताओं के हाथ में क्या लगा? लॉलीपॉप, बेवकूफ़ बनाने का लॉलीपॉप। भारतीय इसमें बेवकूफ़ बन गए। अब ऐसे में बड़ी समस्याएं होती रही, तो अब लोग भड़केंगे नहीं? बोलो। अब जब लोगों की ये मांगे स्वीकार नहीं हो रही हैं, तब लोगों ने इसका विरोध कर दिया। क्या कर दिया? विरोध कर दिया। और इसके स्थायी स्वायत्तता के न मिलने के विरोध में फिर 26 दिसंबर 1929 को एक हमारे नेता थे पंडित नेहरू। क्या नाम था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस डेट को 26 दिसंबर 1929 को घोषणा करते हैं कि हम भैया देश को आज़ाद कर देंगे। क्या कर देंगे? आज़ाद कर देंगे, अंग्रेजों को भगा देंगे, फिर पावर अपने हाथ में आ जाएगी। अब इन्होंने चलाया अभियान, अंग्रेजों ने लाठी चला दी, तो विधिवत व्यवस्था कर दी गई। भगा तो नहीं पाए, पर 26 कहा कि 1 महीने का टाइम मांगा था इन्होंने। 1 महीना पूरा हुआ, लोगों ने कहा आज़ादी दिला दी, इन्होंने कहा हाँ दिला दी, अपना झंडा फहराओ। और इन्होंने पहली बार क्या किया? 1 महीने बाद कब आएगा? दिसंबर के बाद जनवरी, अगला महीना आएगा 26 जनवरी। सन कौन सा रहेगा? 1930। और इस दिन ये पहली बार क्या करते हैं? स्वतंत्रता मना लेते हैं। क्या करते हैं? तो देश में सबसे पहली बार स्वतंत्रता कब मनाई गई थी? 26 जनवरी 1930 को। किसने मना लिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहा कि हम आज़ाद हो गए। क्या हो गए? अंग्रेजों ने फिर आज़ाद किया विधिवत, और फिर हमको फिर से लड़ना पड़ा, हमको अपने शासन के लिए फिर से लड़ाई लड़नी पड़ी। पर यहाँ पे एक सोचने वाली बात यह आती है, क्या अंग्रेजों के पास इतने ही घटिया कानून थे? क्या उनके पास इतनी बढ़िया व्यवस्था नहीं थी? भाई रूल क्यों कर लेता है कोई भी देश, किसी पे रूल क्यों कर लेता है? पता है अंग्रेजों ने भारत पे रूल क्यों किया? और सिर्फ भारत पे ही नहीं, पूरी दुनिया पे लगभग रूल किया, शासन किया। क्यों कर लिया?
क्या स्पेशल पावर थी उनके पास? तुम्हें याद रखना चाहिए कि किसी पे शासन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम अनुशासित होने चाहिए, तुम्हारा अनुशासित होना चाहिए, तुम्हारी टीम अनुशासित होनी चाहिए, तभी तुम अच्छा इम्पैक्ट ला सकते हो किसी चीज पे। तुम्हारे पास अच्छे नियम कानून होने चाहिए, और अंग्रेजों के पास ये सारी चीजें पहले से थी। हमारे एक नेता थे जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी, बहुत बड़े वकील थे दादा भाई नौरोजी, बहुत बड़े वकील थे भारत के, ठीक है। अब इतने ज्ञानी आदमी है तो उन्होंने कहा कि यार अंग्रेज इतने ही घटिया है क्या, इनके पास इतने ही घटिया कानून है जितने हमारे यहाँ लगा रखे हैं कि ये फालतू वाले तुम ले जाओ, बढ़िया वाले हम ले जाएंगे, क्या अपने यहाँ भी ऐसे ही करते हैं? तो ब्रिटेन गए और वहाँ पे पूरा ऑब्जर्व किया तो इनको पता चला कि नहीं यार, इनके पास कानून तो बढ़िया बढ़िया है, पर इन्होंने हमारे ऊपर वो कानून लागू नहीं कर रखे हैं। इन्होंने अपने लोगों को बहुत अधिकार दे रखे हैं और हमको कुछ नहीं दे रखा। हमारे साथ तो ये अत्याचार कर रहे हैं, पर अपने लोगों के साथ ये बहुत अच्छे कानून लगा रहे हैं। इंग्लैंड में इनके पास अच्छे कानून हैं, यही कारण था इनके पास इतनी अच्छी प्लानिंग थी, हर चीज़ के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था थी। इसी के आधार पर इन्होंने पूरी दुनिया पर लगभग शासन कर रखा था। आज जो अमेरिका अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खां समझता है, वो भी इनके अधीन था। ब्रिटिश लोगों ने 1776 में तो उसे आज़ाद किया है। अमेरिका जो खुद है ना, यूएसए, वो खुद 1776 तक ब्रिटेन के अधीन था। 1776 में तो आज़ाद हुआ है, वो भी इनके गुलाम था। मतलब कुछ तो बात थी, है ना। हम 50 चीज़ों के लिए उनको गाली दे सकते हैं और सीखने के लिए कुछ सीख सकते हैं कि यार कुछ तो बात थी उनके पास, तब तो पूरी दुनिया पे शासन किया। चालाक तो रहे होंगे, होशियार तो थे। तो दादा भाई नौरोजी ने सोचा कि यार क्या कुछ तो होगा इनके पास, तो कानून देखा और कहा कि यार इनके पास सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अच्छे कानून हैं, जिस आधार पे अच्छे तरीके से शासन पूरी दुनिया पे कर पा रहे हैं। तो हमें भी अगर अपने आप में शासन लेना है, हम चाहते हैं कि हम भी अपने देश में खुद से शासन करें, बाहरी लोगों को भगा दें, अपना शासन हम खुद करें, तो इसके लिए हमारे पास भी अच्छे कानून होने चाहिए। और वहाँ जाकर के जो कानूनों का अध्ययन किया और भारत में जो कानून चल रहे थे उन सब को मिला करके दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या नाम रखा? द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये पुस्तक पूछी जाती है, याद रखना, द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कह रहा ब्रिटेन में रूल तो अच्छे हैं, कानून तो अच्छे हैं, लेकिन इंडिया में जो लगाए हैं वो अच्छे नहीं, वो अन ब्रिटिश हैं। ब्रिटिश रूल अच्छे हैं लेकिन अन ब्रिटिश रूल उन्होंने इंडिया पे लगा रखे हैं। तो ध्यान रखना, अगर तुमसे पूछा जाए ये पुस्तक किसकी है, द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, जिसमें उन्होंने बताया कि इनके पास कानून अच्छे हैं, बस ये हमारे ही साथ अत्याचार करते हैं, हमारे साथ इतना गलत व्यवहार कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो अब समझ में आ गया होगा कि हमको हमारे संविधान की आवश्यकता पड़ी क्यों पड़ी? क्योंकि किसी भी देश पे शासन करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक नियमित कानून चाहिए जिसके आधार पे हम शासन को चला सके। तो यहाँ से हमारी आइडियोलॉजी आई कि हम देश में क्या चाहेंगे? एक अच्छा कानून बना लेंगे। वीडियो से निकाल लेना यार, इतना रुकेगी क्लास, फिर इतना टाइम लगेगा। ठीक है, तो या तो खींच लो फोटो। जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं वीडियो को पॉज करके बीच में रोक करके लिख लें, क्योंकि हम बताते रहेंगे और मिटाते रहेंगे। ये मेरी खराब आदत है। ठीक, खराब आदत क्या, तुम्हारे लिए फायदेमंद है। जितना रुक के करेंगे उतना ही ज़्यादा समय लगेगा, और जितना ज़्यादा समय लगेगा तुम्हारा फालतू का टाइम जाएगा। तो अब समझ में आया तुम्हें संविधान की आवश्यकता पड़ी क्यों? तो मैंने तुमको बताया था संविधान पढ़ाने के क्रम में पहला क्रम तो तुमको मैंने बता दिया कि संविधान है क्या और संविधान है क्यों। अब बात आती है संविधान के निर्माण की। ठीक है, तो संविधान निर्माण की बात अब रखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं निर्माण इसका कैसे हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है, निर्माण के लिए इसका भी इतिहास जानना पड़ेगा। तो हो सकता है शुरुआत की 1-2 क्लास तुम्हें ऐसा लगे कि पॉलिटी की ना होकर के ये हिस्ट्री की चल रही हैं, क्योंकि कुछ तो जानना पड़ेगा इतिहास, तभी एक्चुअल में समझ में आएगा। ये मेरे पढ़ाने का तरीका है। देखो, हम ऐसे पढ़ाते हैं कि तुमको छोड़े ना कुछ, पूरा एकदम से भर दें, पूरा लेकर के चलें, जिसमें तुम्हारे अंदर डाउट एक भी ना रह जाए कि यार ये पॉइंट आया कहाँ से।
तो तुमको भले ही पॉलिटी की क्लास में हिस्ट्री पढ़ानी पड़े, पर हम तुमको सब बता के चलेंगे जिससे तुम्हारा डाउट ना रहे, जिससे तुम्हें जब तुमको आगे का बताएं तो पीछे का तुम्हें सब पता हो। ये ना रहे कि पीछे का ये तो पता ही नहीं था, हम आगे बता रहे हैं समझा ही नहीं पा रहे तुम्हें पीछे का, तो ऐसा ना हो। इसलिए जब भी आगे का बताएं तो पीछे का तुम्हारा सब क्लियर रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। डेट याद है तुम्हें? डेट मस्ट है, याद रखना। सबसे पहली बार इन्होंने कब कहा था कि हम आज़ाद कर देंगे? 26 दिसंबर 1929। कहाँ पे? लाहौर में। कहाँ कहा था? लाहौर में। किसने कहा था? नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू, इनके पिताजी नहीं, मोतीलाल नेहरू उनके पिताजी का नाम, वो नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और फिर अगले 1 महीने बाद 26 जनवरी 1930 को इन्होंने पहली बार झंडा फहराया था। याद रहेगा? चलो अब बात करते हैं निर्माण। तो संविधान का पहले सवाल यही आता है कि संविधान का निर्माण किया किसने? बताओ। बहुत अच्छा सवाल है कि संविधान का निर्माण किसने किया। कौन बताएगा? सबको पता होता है ये तो, बी आर अम्बेडकर। और कोई बताए? बताओ। एकदम सन्नाटा, दूसरा दिमाग में आ ही नहीं रहा, एक ही आ रहा है खाली। सब इसी बात से सहमत है। इसमें सर जी कई लोगों का योगदान था सर जी इसमें संविधान बनाने के लिए। हाँ, अगर तुमसे पूछा जाए कि संविधान निर्माण किसने किया है तो तुम क्या लगाओगे? संविधान सभा ने। तो संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान सभा ने। फिर कहोगे क्या सर, जब इतने दिन से हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि अंबेडकर ने संविधान का निर्माण किया है, तो क्या वो गलत है? जी नहीं, वो भी सही है। उसको समझने के लिए तुम्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे अभी करंट का तुम्हें एग्जांपल दें तो चीन के साथ हमारे रिश्ते बहुत दिन से, पिछले कई दिनों से खराब, कई दिनों के कई सालों से खराब चल रहे हैं। पिछले जब से गलवान घाटी वाला वो आक्रमण हुआ है, हमला हुआ है, वो इस इंसिडेंट्स के बाद में हमारे चीन के साथ बहुत रिश्ते खराब हैं। पिछले 2 महीनों से हमारा जो पूरा मंत्रिमंडल है वो लगा पड़ा है चीन के साथ में रिश्ते सुधारने के लिए। ठीक है, हमारे विदेश मंत्री गए रूस, वहाँ पे चीन के विदेश मंत्री जो उसमें विदेश का कार्यभार संभालते हैं उनसे मिले, मुलाकात हुई। हमारे रक्षा सलाहकार गए अजीत डोभाल, रूस गए, कहा कि हमारा इनके बीच में कुछ सॉर्ट आउट करवा दो मैटर, ये सब चल रहा था। और जब हमारे विदेश मंत्री वहाँ पहुँचे उस दिन सारा क्लियर हो चुका था, सब कुछ क्लियर हो चुका था कि हमारे चीन के साथ रिश्ते समझौते के स्तर पे आ चुके हैं कि अब हमारा इनके साथ में कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अहम भूमिका निभाई रूस ने। रूस बीच में, कहते हैं बीच में एक होना चाहिए, बड़ा भाई होना चाहिए, छोटों की लड़ाई शांत करवा दे, तो रूस ने वो भूमिका निभाई। काम किसने किया था? बाकी के सारे मंत्रिमंडल ने मिलकर के मेहनत की थी। उसमें विदेश मंत्री थे, रक्षा सलाहकार भी थे, सब लोग थे। लेकिन अभी तक तुमको ये घटना सुनने को मिली नहीं। विदेश मंत्री ने सिर्फ इतना बता दिया था कि हाँ हमारे चीन के साथ रिश्ते सही होने के क्रम में हैं, सही हो चुके थे, सब कुछ समझौता हो चुका था, लेकिन नाम नहीं हुआ अभी तक। कल हमारे प्रधानमंत्री जी रूस गए। रूस में ब्रिक्स की 16वीं बैठक चल रही है इस समय। ब्रिक्स की बैठक चल रही है, मैंने तुमसे कहा था बताएंगे। तो ब्रिक्स में 5 देश हैं, अभी हाल ही में उसमें 5 देश और शामिल हुए। पता कौन कौन से शामिल हुए? सऊदी अरब और यूएई, ईरान, इथियोपिया, मिस्र। सऊदी अरब, यूएई, ईरान, इथियोपिया, मिस्र। ठीक है, ये 5 देश अभी और शामिल हुए हैं। तो कुल मिलाकर के ब्रिक्स में कितने देश हो गए? 10 देश हो गए। तो ब्रिक्स की बैठक हो रही है कहाँ? कजान एक शहर है। कौन सा शहर? कजान। तो कजान शहर रूस में है, वहां पे हो रही है। अब वहां पे सभी देशों के बड़े बड़े, जो सबसे बड़े होते हैं हर देश के, उनके मतलब जिन्हें राष्ट्र अध्यक्ष कहते हैं, देश के राष्ट्र अध्यक्षों की बैठक हो रही है। तो इन 5 देशों के आदमी जो उनके राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं वो वहां पे उपस्थित थे उस बैठक में। भारत की तरफ से मोदी जी गए थे, क्योंकि भारत की तरफ से राष्ट्र अध्यक्ष कौन सबसे बड़े जो यहाँ से नेतृत्व करेंगे, तो वो हमारी तरफ से मोदी जी हैं। और चाइना की तरफ से शी जिनपिंग गए थे। ठीक है, 5 लोग मिलकर के वहां पे बैठक कर रहे थे। वहां पे हमारा जैसे ही प्रधानमंत्री ने शी जिनपिंग के साथ हाथ मिलाया और वो फोटो आई और न्यूज मीडिया में छपने लग गया कि भारत के चीन के साथ रिश्ते सुधरने के क्रम में चालू हो गए, हमारा चीन के साथ में समझौता हो गया है, हम गलवान घाटी से अपने अपने सैनिक पीछे हटा लेंगे। क्या मोदी जी ने कुछ किया? नहीं, पूरा मंत्रिमंडल उसके पीछे लगा हुआ था। सबने मेहनत की, चीन के मंत्रिमंडल ने मेहनत की, हमारे मंत्रिमंडल ने मेहनत की, रूस के राष्ट्रपति ने मेहनत की, व्लादिमीर पुतिन ने मेहनत की, तब जाके हमारे चीन के रिश्ते सुधरे।
लेकिन अभी अखबारों में चर्चा किसकी होगी? मोदी जी की होगी। मोदी जी की। किसने किया? तो चीन के साथ रिश्ते किसने सुधारे? नाम किसका होता है? नाम होता है लीडर का, जो लीडर होता है। ऐसे ही संविधान सभा में कुल मिला के 389 सदस्य थे, यानी लगभग 400 के आसपास। 11 कम है 400 में, तो लगभग याद रखोगे 389। कुछ लोग भूल जाते हैं सर 289 थे कि 389, 89 याद रहता है पर भूल जाते हैं, इसलिए हम उनको बता देते हैं कि 400 के आसपास, जिससे 400 से याद रहे कि 400 के नजदीक 289 तो नहीं है, 389 है, याद रहेगा ना इससे। तो 389 सदस्य उसमें थे हमारे संविधान सभा में। उन सबने मिल करके अपने अपने प्लान बताए कि ये होना चाहिए, ये अच्छा होगा हमारे देश के लोगों के लिए, ये अच्छा होगा, ऐसे ऐसे प्रावधान रखे और सबकी सहमति से फिर ये कानून बने। पर इन 389 लोगों में एक था टीम लीडर। से होता है ना, टीम का एक लीडर होता है, कैप्टन बोलते हैं इसे। वो कैप्टन थे अंबेडकर साहब। अब ऐसे में नाम किसका होगा? क्या 389 लोगों को बताओगे? सबके नाम गिनाओगे? किसी एक का नाम बताओगे? अगर तुमसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए कि किस व्यक्ति ने संविधान का निर्माण किया, तो ऐसे में तुम बाबा साहब का नाम बता सकते हो। लेकिन अगर पूछा जाए संविधान निर्माण किया किसने, तो तुम वहां पे अगर तुम्हें सही एग्जैक्ट सही आंसर बताना चाहते हो, तुम्हारा आंसर क्या होगा कि संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया है, जो रियल आंसर होता है। अब तुम्हें पिछली बार वाले यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम पेट वाला जो हुआ, उसमें क्वेश्चन आया था कि संविधान का निर्माण किसने किया, और वहां पे अंबेडकर का नाम ही नहीं था। तो क्या वो क्वेश्चन गलत हो जाता? नहीं, क्योंकि वहां पे ऑप्शन में क्या था? संविधान सभा। तो ऐसे में अगर ऑप्शन तुम्हें संविधान सभा का मिल रहा है, तो तुम्हारा आंसर सही सही क्या होगा? संविधान सभा। लेकिन अगर ऑप्शन व्यक्तियों के हिसाब से दिए हुए हैं और उसमें नाम अंबेडकर साहब का है, तो क्या लगाओगे? अंबेडकर का नाम लगाओगे ऑप्शन टिक में। लेकिन अगर दोनों ही आ जाए, संविधान सभा भी हो और अंबेडकर का भी नाम हो, तो ऐसे में किसका नाम लगाओगे? तब संविधान सभा का हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक आंसर क्या है हमारा? संविधान सभा ने ही हमारे संविधान का निर्माण किया है। अब संविधान सभा इतनी आसानी से तो बन नहीं गई। संविधान सभा बनने के पीछे का भी बहुत लंबा प्रोसेस है, छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है, अच्छा खासा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। उसके पीछे भी अपना पूरा इतिहास है, जो कि इस वीडियो में तो तुम्हें हम नहीं बताएंगे। कल वाली वीडियो में बताएंगे कि कैसे कैसे संविधान सभा का निर्माण हुआ, उसके पीछे का क्या क्या इतिहास रहा है, और फिर निर्माण होने के बाद में संविधान सभा की बैठकों के बारे में बताएंगे, उनकी समितियों के बारे में बताएंगे, और फिर कैसे निर्माण होता है, ये सब तुमको इस क्रम में हमको धीरे धीरे तुमको बताएंगे। तो हो सकता है 2-3 वीडियो ऐसे आए जिसमें तुमको थोड़ा थोड़ा सा इतिहास पढ़ने को मिले। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं रख रहे हैं, इसलिए आज कम ही बता रहे हैं। बताने को तुम्हें आज हम बता दें, लेकिन तुम बोर होने लगोगे फिर। दूसरी बात यह है कि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो लोग देखेंगे भी नहीं, ऐसा भी तो होता है। थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा भी कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा। जैसे कल कहते सर कल तो कुछ नहीं पढ़ा, पर मैंने तुम्हें कल बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए थे, जो बहुत बड़े बड़े डाउट रहते हैं वो डाउट मैंने तुम्हारे क्लियर कर दिए थे। पर ऐसा कुछ नहीं था तथ्यात्मक, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया था कि तुम नोट करो अपनी कॉपी पे, वैसा मैंने कुछ नहीं बताया था, तो तुम्हें लगा नहीं कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा है। जैसे आज की क्लास में तुमने बहुत कुछ तो नहीं पढ़ा है, पर मैंने तुमको बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं, जो सोचने पे तुम्हें आएगा कि अब तुम्हें ये लगेगा कि ये तो सब पहले से पता था, जो कि तुम्हें नहीं पता था, क्योंकि मैंने याद करो तुमसे क्वेश्चन पूछे थे उसी टाइम पे, तब तुम में से किसी के जवाब नहीं आए थे। लेकिन मैंने इतनी आसानी से इतने सरल शब्दों में तुमको समझा दिया कि तुम्हें अब ये लगता होगा, खुद से कॉन्फिडेंस ही आता होगा कि ये सब तो मुझे पहले से पता था। ये होती है एक टीचर की स्किल, कि वो कैसे तुमको समझाए कि तुमको ये लगे कि ये सब तुम्हारे ही शब्दों में तो है, जो तुम जानते हो वही सब तो है, और इतने ही मज़ेदार तरीके से। थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है मेरे साथ, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो हैं, तो समय ज़्यादा लग सकता है, पर सिखा इतना देंगे कि तुमको खुद पे कॉन्फिडेंस होगा, तुम्हें लगेगा कि तुम वहाँ ज्ञानी हो संविधान के। बात समझ में नहीं आई? तो आज कैसा लगा है तुम लोगों को बताना है, ठीक है? बढ़िया लगा ना? वीडियो वाले बताएंगे, वीडियो वाले कैसे बताएंगे? कमेंट करके बताएंगे। हाँ, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर देंगे, और नहीं अच्छा लगेगा तो कमेंट करके बता देंगे कि क्या अच्छा नहीं लगा है, और अगर अच्छा लगा है, क्या कौन सा पोर्शन अच्छा लगा है, तो वो भी बता सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।